यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके फाइनल पेपर नंबर 15 से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और हम स्टडी नोट्स को एज ए रेफरेंस मटेरियल मान के काम यहाँ कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आपको क्लासें कर दी हैं उसमें आज जो ये क्लास है इसका नंबर है क्लास नंबर 43। ठीक है, तो दिस 43 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन द दिस स्टडी नोट। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम वीडियो ये देख रहे हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर देखते हैं उनको ये बात पता है। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप इसको सीक्वेंसिंग में ही फॉलो करें। जैसे स्टडी आप जो कर रहे हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना है तो ये क्लासेस सीक्वेंसिंग में देखें, ये चैप्टर वाइज चल रही हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं कई बार क्या है उस लेवल को मान लेता हूँ कि आप जो पहले क्लासें करा दी हैं वो कई बार मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेता हूँ। तो हम जो आपको अभी पढ़ा रहे थे वो आपका स्टडी नोट 3 चल रहा था, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि प्रॉफिट प्लानिंग में आप यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज ए टूल यूज करेंगे। राइट, तो मैंने आपको इसके इलस्ट्रेशन करा दिए थे। अभी इलस्ट्रेशन कराने से पहले जो इसमें आने वाले वेरिएंसेस का जिक्र है उसका मैं एक आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जो हमने इसमें, अब चूंकि सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो मटेरियल कॉस्ट हमने कर लिया, लेबर कॉस्ट हमने कर लिया, फिक्स कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट हमने कर लिया, वेरिएबल भी कर लिया, सेल्स वाला भी कर लिया, और ये सारे को हम कहीं ना कहीं किन्हीं सवालों में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारे सारे जो वेरिएंसेस हैं इनको हम प्रॉफिट प्लानिंग में या मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में कैसे यूज करते हैं, वो अब मिक्स तरह के सवाल आएंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तक मैं आपको क्लास में करा चुका था। राइट, इलस्ट्रेशन 11 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 11 कहाँ है? ये 10 आया है, इसके बाद 11 आ जाएगा। तो दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ये कह रहा है समराइज रिजल्ट ऑफ ए कंपनी फॉर द 2 year एंडेड 31st of December 2014 एंड 15 आर गिवन बिलो। 2014 और 2015 का इन्होंने ये जो है समराइज रिजल्ट दिए हुए हैं। इसमें वैल्यूज लैख में है। सेल्स जो हुई है 770 हुई है। करस्पॉन्डिंग पिछले ईयर में जो थी वो कितनी थी? 600 थी। डायरेक्ट मटेरियल्स जो लगे हैं वो 324 324 लैक्स के लगे हैं। करस्पॉन्डिंग जो है फिगर 2014 की 300 थी। राइट, डायरेक्ट वेजेस 137 है, 120 थे करस्पॉन्डिंगली। तो ये आप पढ़ सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड 69 60 एंड फिक्स ओवरहेड इज 150 अगेंस्ट 80 इन प्रीवियस ईयर एंड प्रॉफिट इज 90 लैक्स। 2014 में जो प्रॉफिट था वो 40 लैक्स था। अच्छा, क्या करना है? एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन यूज, इन्होंने क्या किया, एक कोई अपने प्रोडक्शन मेथड को रीऑर्गेनाइज किया और एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन यूज की। इससे क्या हुआ? द कंपनी वाज एबल टू सिक्योर एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10% ड्यूरिंग द ईयर 2015 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। भाई ये स्टेटमेंट को थोड़ा गौर करने की जरूरत है। क्यों गौर करने की जरूरत है? कह रहे ये जो काम हुआ है, ये 10% जो हमारा सेल प्राइस बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? कि हमने एक तो रीऑर्गेनाइजेशन किया अपने प्रोडक्शन मेथड को, और एक्सटेंसिव हमने एडवर्टीजमेंट कैंपेन यूज की। इसकी वजह से हमारा जो है 10% क्या बढ़ गया? सेलिंग प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि आप अगर समझो कि जैसे मान लीजिए आपका ये पूरी सेल मान लो 100 रुपए हुई थी किसी साल में, अगले साल में आपकी सेल जो हुई है मान लो 120 हुई है। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो 100 से 120 हुआ है इसमें 10% कंट्रीब्यूशन किसका है? सेलिंग प्राइस में 10% कंट्रीब्यूशन प्राइस इंक्रीज का है, जो कि किसकी वजह से हुआ है? मान लो इस केस में एग्जांपल में बना रहा हूँ, रीऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो है एक्सटेंसिव एडवर्टीजमेंट की वजह से। तो आप ये देखो कि 10% प्राइस की वजह से हुआ है, यानी कि प्राइस का कंपोनेंट इसमें कितना है? 20 जो हुआ ना, 120। तो यानी कि ये 20 का जो इजाफा हुआ है, 20 जो बढ़ा है, इसमें 10% जो बढ़ा है, मतलब इसका 10% यानी कि 10 रुपए जो बढ़ा है वो किसकी वजह से है? प्राइस की वजह से बढ़ा है। और रिमेनिंग 10 रुपए जो बढ़ा है वो किसी और वजह से बढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसी चीज को देखूं
तो जो ये आपकी सेल बढ़ी हुई है, ये 600 से जो ये 770 हुई है, तो ये 770 जो हुई है, इस 770 में 10% किसका कंट्रीब्यूशन है? 10% उस कैंपेन का कंट्रीब्यूशन है। 10% किसका कंट्रीब्यूशन है? उस कैंपेन का कंट्रीब्यूशन है। और 100% जो है वो किसी और वजह से, यानी कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया होगा उसकी वजह से हुई होगी। तो यानी कि मैं ये कहूँ, ये 770 जो है, 770 जो है, ये 110 पार्ट हैं, जिसमें क्या है, 10 पार्ट जो है वो सेल की जो प्रमोशन की वजह से हुआ है, और रिमेनिंग 100 पार्ट जो है वो आपके वॉल्यूम की वजह से हुआ है। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूं, तो मेरा आपका आएगा 770 डिवाइडेड बाई 110, और इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो 10% है, तो ये कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका रिमेनिंग 100 करेंगे तो ये आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 70 जो है ये क्या है? ये केवल और केवल उस प्रमोशन की वजह से हुआ है चेंज, है ना? तो ये बात इसमें समझ में आती है इस स्टेटमेंट से। ओके, इन द ईयर 2014 the company consumed 1,20,000 kg of raw material and used 24 lakhs of direct labor hour। 2014 में उन्होंने कंज्यूम किया था कितना? 1,20,000 किलो मटेरियल, और लेबर आवर कितने यूज किए थे? 24 लाख। करस्पॉन्डिंग figure in 2050 were 1,35,000 of raw material and 26 lakh of लेबर आवर। तो ये 2014 और 15 का कंपेरेबल डाटा यहाँ दिया हुआ है। हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या काम करना है? यूज द इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 2014 एट द बेस ईयर। कह रहा 2014 की इंफॉर्मेशन को क्या मान ले? बेस ईयर इंफॉर्मेशन। और एनालाइज करें रिजल्ट को of the year 2015 and to show in a suitable form to the management। भाई आपको मैनेजमेंट को हेल्प करनी है। यू आर द ट्रू एडवाइजर टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आपको बताना है कि किसकी वजह से, किसने, प्राइस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, यूजेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट के संदर्भ में। तो सबका आपको एक तरह से एनालिसिस करके बताना है इस डाटे का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सेल का वेरिएंस हम निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ शुरू करता हूँ। देखिए, सेल का वेरिएंस निकालना चाहते हैं जो इन्होंने दिखाया है। ये कैसे आएगा? देखिए, सेल जो मैंने बताया 770 है, इसमें 10% जो हुआ है वो केवल और केवल कैंपेन की वजह से हुआ है, प्राइस का इंक्रीज। यानी कि सेल की जो प्राइस का इंक्रीज है वो आपका 770 जो आपका है, 770, ये ये वाला जो है, और इसमें आप देखो, मैं कहूं कि इसमें प्राइस का कितना है, तो वो निकालने के लिए इसको 110 पार्ट बनाने पड़ेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10% है। तो आप इसको देखेंगे तो आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो 70 आपका आ जाएगा, है। यानी कि 70 जो ये 70 लाख हुआ है, ये फेवरेबल जो आया है किसकी वजह से आया है? इस कैंपेन की वजह से आया है। इन्होंने यहाँ क्या किया है? इन्होंने ये जो वॉल्यूम वाला है, ये जो वॉल्यूम की वजह से चेंज हुआ है 100 पार्ट, ये इन्होंने यहाँ घटा दिया है। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 770 माइनस 770 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। मतलब ये इन्होंने वॉल्यूम की वजह से हुआ है। मतलब जो सेल की टोटल वैल्यू है 770, उसका ब्रेकअप क्या आ रहा है? उसमें 10% जो है वो किसकी वजह से है? एड की वजह से, जो प्राइस इंक्रीज किया। और 100% किसकी वजह से है? वो आपकी वॉल्यूम की वजह से है। ठीक है, तो आपका ये फेवरेबल सेल्स प्राइस वेरिएंस इस तरह से आ जाता है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका आराम से निकल जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा? देखो, वॉल्यूम वेरिएंस आपका निकलेगा 770 इंटू 100 पार्ट्स करेंगे तो ये 700 आपका आ जाएगा। और रिमेनिंग आपका जो ये बेस ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है 700, मतलब 600 इसमें माइनस करेंगे तो 100 जो है, 100 फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा किसका? सेल्स के वॉल्यूम की वजह से। अच्छा, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को फिर रब करता हूं, क्योंकि मुझे एक अगला स्टेप और समझाना है आपको। अब इन्होंने यहाँ ये परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल के दिखाया है कि ये जो जानना चाहते हैं ना, ये सेल जो इंक्रीज हुई है, ये प्राइस की वजह से कितनी इंक्रीज हुई है और वॉल्यूम की वजह से कितनी इंक्रीज हुई है। तो अगर यहाँ प्राइस इंक्रीज ना होता, अगर यहाँ प्राइस इंक्रीज ना होता, प्राइस सेम रहता, तो आपका ये कितना होता? ये 700 होता।
ठीक है, ये कितना होता 700 होता अगर ये हम प्राइस में इंक्रीज ना करते, कैंपेन ना करते। तो आप देखो हमारा ये जो चेंज हुआ है, जब प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये 600 से 700 किसकी वजह से हुआ है? वॉल्यूम चेंज किया होगा हमने, यूनिट ज्यादा बनाए होंगे। तो वॉल्यूम में बेस ईयर के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ भाई? 700 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 600, या आप इसको कहो तो ये 1/6 भी आ जाएगा, या इसको और परसेंटेज की टर्म में लाना पड़ेगा तो 16.67% आ जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ करके दिखाया हुआ है ये वाली चीज कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो गया 16.67। अब इसमें तो इसका कोई यूज नहीं है इस वॉल्यूम का, लेकिन आप बाकी जगह क्योंकि वॉल्यूम जितना बड़ा है उसके हिसाब से आपके ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो वहां ये चीज काम आएगी आपके। यहाँ इस पर्टिकुलर सेल के वेरिएंस निकालने में इस चीज का कोई कोई मतलब अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप सेल की वैल्यू का वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। सेल की वैल्यू का वेरिएंस दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप इन दोनों को दिस माइनस दिस कर दो, या फिर आप इन दोनों को यहाँ जोड़ दो तो भी वही बात आएगी। चाहे तो आप क्या कर लो, जो आपकी सेल है 2015 में और 2014 में, जो आपका ये 600 है और जो आपका ये 700 है, 770 है, या तो इन दोनों को माइनस कर दो तो 170 आ जाएगा, या फिर ये दो वेरिएंस आप जोड़ दो तो भी आपका 170 आ जाएगा, जो कि फेवरेबल है। तो ये एक वेरिएंस तो आपका ये निकल गया। अब मूव करते हैं मटेरियल वेरिएंस की तरफ। देखो मटेरियल के वेरिएंस के लिए हमें इसमें मटेरियल के क्या क्या निकालने पड़ेंगे, यूज, वॉल्यूम और प्राइस के निकालने पड़ते हैं, आप जानते ही हैं पहले से ही। तो आप देखो कि हमें, चूंकि इन्होंने कहा है कि आप बेस ईयर मान लो 2014 को, तो 2014 को हम बेस ईयर मानते हुए, ये लिखा ना बेस ईयर आप मान लो, तो हम इनके स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस और स्टैंडर्ड लेबर प्राइस निकाल लेते हैं। चलो पहले मटेरियल का ही निकालते हैं। तो आप बताओ स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस कितना होगा भाई? 120 सॉरी 1,20,000 केजी आपने रॉ मटेरियल यूज किया था, जिसकी क्या वैल्यू थी? जिसकी 300 वैल्यू थी, 300 लाख थी। तो यानी कि 1.2 लाख केजी कह दूं मैं इसको, मटेरियल को। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि मटेरियल की जो आपकी वैल्यू थी, मटेरियल की वैल्यू थी वो कितनी थी? 300 लैक्स, ठीक है, LAKH कह लो, लैक्स। और आपने क्वांटिटी कितनी यूज की थी? क्वांटिटी की थी, इसको मैं लैक्स में लिखना चाहता हूं, तो दिस विल बी द 1.2। तो मेरी कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी? स्टैंडर्ड में क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं इसको बेस मानने के लिए मुझे परमिट कर दिया गया, इन्होंने परमिट कर दिया है। तो स्टैंडर्ड जो आपका रेट होगा, स्टैंडर्ड रेट किसका? मटेरियल का। मटेरियल का जो स्टैंडर्ड रेट होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका कितना? 300 डिवाइडेड बाई 1.2। तो 300 डिवाइडेड बाई 1.2 कितना आएगा? दिस विल बी द 250, यानी कि 250 रुपीज पर केजी आपका ये मटेरियल इसमें बेसिकली ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आ गया हमारा, राइट। अच्छा, अब देखो, अब तो सवाल सिंपल हो गया, ये 250 इन्होंने भी निकाल दिया। अब ये क्या करें? मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी यूज, भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज होनी चाहिए थी, ये कैसे निकालेंगे? देखो आप एक बात बताओ कि आपका जो आपका 1,20,000 जो क्वांटिटी आपने लगाई थी, वो कितने के लिए लगाई थी? जब आपका जो सेल्स कितनी थी? 600 लाख थी। अब आपकी सेल्स हो गई है 770 लैक्स, लेकिन ये 770 लैक्स जो सेल हुई है, इसमें 70 लैक्स किसका है? वो एड का या प्राइस का बेसिकली कहो तो 700 लैक्स आपका हुआ है। यानी कि आपका ये इंक्रीज कितना हुआ है? 600 से 700, कितने परसेंट? 16%, ठीक है। या तो सॉरी 16 पार्ट हुआ है, या इसको 16.67% कर लो, जो मैं कह रहा था कि बाद में यूज होगा वो। तो आपको मटेरियल कितना लगना चाहिए था? मटेरियल आपका लगना चाहिए था 700 डिवाइडेड बाई 600। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सिंपल ये हुआ कि भाई जब इसी रेशो में तो हमारे मटेरियल का कंजम्पशन भी बढ़ जाना चाहिए भाई, सेल के रेशो में। लेकिन सेल के रेशो में हम देख रहे थे कि सेल्स में जो ये कंट्रीब्यूशन है 70 जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइस की वजह से है, तो वॉल्यूम का इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मटेरियल तो जो ज्यादा यूज होगा या कम यूज होगा वो तो वॉल्यूम की वजह से होगा ना। तो आपका स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लग जाना चाहिए था? 1,40,000 लग जाना चाहिए था।
और आपने लगाया कितना है 1,35,000 है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, आपका जो ये 1,35,000 आपने मटेरियल लगाया है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी वो हमें निकालनी पड़ेगी। भाई जो आपने ये 1,35,000 जो आपने ये मटेरियल केजी का लगाया हुआ है, इसकी कॉस्ट कितनी थी वो हमें निकालनी पड़ेगी। उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक्चुअल रेट मिल जाएगा, एक्चुअल मटेरियल का रेट मिल जाएगा। तो मैं अब ये इंफॉर्मेशन रब करता हूँ। आप ये मान लीजिए कि हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें यूज करनी थी वो कितनी थी, 1,40,000, हमने की है 1,35,000 है। तो हमने यूज कम किया है मटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और हमारा इसका एक्चुअल देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हम पहले ही निकाल चुके 250, स्टैंडर्ड प्राइस जो है उसकी वो हम 250 पहले निकाल चुके मटेरियल का। अब हम एक्चुअल प्राइस निकालेंगे, उसके लिए मुझे डाटा देखना पड़ेगा क्या है। एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, 324 लाख का आपने मटेरियल लगाया है और 135 केजी आपने मटेरियल लगाया हुआ है। तो 324 आप निकालिए, आपका एक्चुअल मटेरियल प्राइस क्या आएगा, एक्चुअल मटेरियल प्राइस क्या आएगा आपका, वो आपका आएगा 324 इंटू 1.35। तो ये कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए क्या आता है ये। तो ये जो आपकी एक्चुअल मटेरियल जो आपका प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 240 रुपए। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस कितना था, 250 रुपए। आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी की यूज की है, 1,35,000। आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी करनी चाहिए थी, 1,40,000। अब इसमें बताओ कौन सी दिक्कत रहेगी करने में, बहुत आसान है। अब तो मैं जानता हूं कि मैं आपसे बताया था कि मटेरियल का, अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना चाहूं, प्राइस वेरिएंस, तो फिर तो बहुत आसान सवाल हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है, प्राइस में जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, दिस इज 250, राइट। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 250, एक्चुअल में प्राइस कितना हुआ 240। किसके लिए, एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने यूज की है 1.35 कर देता हूं मैं, ठीक है, 1 लैक्स में वैल्यू लिख देता हूं। तो ये मेरा क्या आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं यूज वेरिएंस निकालूं, मटेरियल यूज वेरिएंस, ठीक है, यूज की वजह से जो वेरिएंस आया, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। यूज कितना करना था मुझे, यूज मुझे अलाउड किया गया था 1,40,000, है ना, और मैंने कितना किया है 1,35,000। ठीक है, मैंने 5,000 केजी मटेरियल कम यूज किया है। किस भाव पे इसको लाऊं, स्टैंडर्ड के भाव पे। स्टैंडर्ड भाव क्या है मेरा 250। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेट कीजिए तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, ये मटेरियल यूज वेरिएंस आ गया। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। आई थिंक ऐसे इन्होंने निकाला होगा, देखो 1.35 मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिखा है 1.35। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आता है, यहाँ आंसर भी लिख लेते हैं। तो तो ये वाला अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, दिस विल बी कम इन दिस 13.5 फेवरेबल, ये लैक्स में वैल्यू है। और ये यूज की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 12.5। ठीक है, 12.5। तो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस ये हो गया और मटेरियल आपका यूज का वेरिएंस ये हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26 लाख फेवरेबल आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, ठीक बात है। और अगर तो इनका पहले देखते हैं इन्होंने कैसे निकाला है। ठीक है, इनका देखता हूं मैं इसको रब कर लेता हूं। इनका भी कितना आया, देखो इनका भी ऐसी आया 12.5 लाख आया मटेरियल यूज का वेरिएंस। और मटेरियल जो आपका ये आपका मटेरियल प्राइस का वेरिएंस आया 13.5 और मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस आपका आ गया है 26, जो मैंने आपको जोड़ के बताया। आप चाहे इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसको वैसे निकालना चाहें तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि मटेरियल का कॉस्ट का वेरिएंस कैसे आएगा। भाई मटेरियल आपकी जो ये 324 आपने लगाई है, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कितने लगानी चाहिए थी, भाई आपका 300 पे जो लग रही थी, 300 जो कॉस्ट आ रही थी 300 लाख मटेरियल की, वो कितने के लिए आ रही थी, 600 के लिए। तो 700 के लिए कितनी आएगी वो आप देखिए,
आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही थी, आप ये और ढंग से भी निकाल सकते हैं। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका, ये 26 वाला, कि आपकी जो 300 lakhs जो आ रही थी कॉस्ट, वो कितने के लिए आ रही थी? 600 के लिए। तो 700 के लिए कितनी आनी चाहिए? 700 के लिए कितनी आनी चाहिए? बिल्कुल उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सीधा कर देता हूँ। ये 7 आएगा ऊपर, 700, ये 600। 600 के लिए 300, तो 700 के लिए कितनी? कैलकुलेट कीजिए, क्या था आंसर? ये आंसर आपका आएगा 300 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, तो दिस विल बी 350 लाख। स्टैंडर्ड के हिसाब से 350 लाख आनी चाहिए थी, आपकी आई कितनी है? 324 लाख एक्चुअल में। तो देखिए ये 26 लाख का फेवरेबल वेरिएंस वैसे भी आ गया। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकल जाएगा। ओके। और एक मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम कितना बड़ा है? मैंने बताया 1/6 बड़ा है, 1/6, या आप ये कह लीजिए कि आपका 16.67% बढ़ा है। तो बेस से आपके वॉल्यूम का कितना वेरिएंस आएगा? वॉल्यूम में तो हमेशा आपका वॉल्यूम बढ़ने से कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये एडवर्स क्यों आएगा? क्योंकि आपका बेस 300 था, 300 लाख था, और 1/6 आपका वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, तो आपका ये 50 एडवर्स आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली आई मूव टू द लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के लिए चलते हैं। ओके। लेबर के रेट का वेरिएंस कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। लेबर के रेट का वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई? आपका जो लेबर का जो एक्चुअल आवर कितने हुए? एक्चुअल आवर आपके हुए 26 लाख। एक्चुअल आवर आएंगे, एक्चुअल आवर इनटू आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, तो एक्चुअल आवर कितने हुए? 26 लाख। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 5। और एक्चुअल रेट कितना है? 137 लाख। कितने के लिए? 26 घंटों के लिए। तो आप इसको कैलकुलेट किए, 26 5 माइनस ये 137 डिवाइडेड बाई 26। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा ये 7 एडवर्स आ जाएगा। तो ये 7 एडवर्स देखो, इनका इन्होंने तो यहाँ जस्ट एक वो कर दिया। आप अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है, रीजनिंग के हिसाब से, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके। और ये वॉल्यूम का मैंने बता ही दिया था। और इन दोनों को आप करेंगे, इन सबको वेरिएंसेस को अगर ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट का वेरिएंस 3 फेवरेबल आ ही जाएगा, है ना? जैसे बेसिकली आपको ये दोनों करने हैं, एफिशिएंसी और रेट का। तो 7 आपका 10 फेवरेबल, 8 एडवर्स, तो 3 फेवरेबल बचेगा। या आप टोटल से भी कर सकते हैं, 140 माइनस 137, तो ये भी आपका 3 फेवरेबल आ गया। वॉल्यूम का यहाँ अलग से ये हमेशा एडवर्स ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली आप ओवरहेड की तरफ देख सकते हैं। ओवरहेड के वेरिएंस कैसे निकलेंगे भाई? ओवरहेड वही आपका निकालना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए थे आपके। भाई देखो, बेस ईयर में कितने हैं? 60 हैं, तो 16% का इजाफा हुआ है। 16% का इजाफा हुआ है, तो कितने होने चाहिए थे? 70 होने चाहिए थे उस हिसाब से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था आपका भाई? 60 आपका बेस ईयर का था, तो 7/6 कर दो इसको, तो दिस विल बिकम 70। ठीक है। और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितना होगा? 60 लाख पे आपने 60 लाख पे आपने 24 लाख आवर यूज किए हैं, तो स्टैंडर्ड आपका जो वेरिएबल रेट कितना आएगा? 2.5 आएगा। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखो, कॉस्ट वेरिएंस तो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, ये साफ साफ है। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। 60 आपका कितना होना चाहिए था? 70 होना चाहिए था उसके हिसाब से जो मैंने निकाला, और आपका आया कितना? आपका आया 69। तो आपका एक फेवरेबल हो गया। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भाई। आपका 70 आना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअल में आया है 69, तो आपका ये फेवरेबल हो गया। अच्छा, वॉल्यूम का वेरिएंस तो 1/6 होएगा, सिंपल सिंपल। इसमें तो जो ये हमने पहला पैरामीटर निकाला था 16%, वो हर जगह यूज होगा। तो आपका ये 16% आपका वॉल्यूम की वजह से वेरिएंस एडवर्स रहेगा। इफिशियंसी का वेरिएंस और एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो, इफिशियंसी का वेरिएंस कैसे निकलेगा? आप कितने एफिशिएंट हैं, कितने एफिशिएंट हैं भाई? भाई भाई आप देखो कि मुझे जो लेबर आवर अलाउड थे कितने थे? 28 लाख। लेबर ने कितना काम किया? 26 लाख में। कितने घंटे बचा लिए? 2 लाख। ठीक है,
लेबर कितनी एफिशिएंट है और मेरा रेट कितना है 2.5 का, तो ये आपका कितना फेवरेबल हो गया 5 लाख का, 5 लाख का फेवरेबल हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपके वॉल्यूम वाले में से आप अपना जो कॉस्ट का हटा दीजिए और एफिशिएंसी का हटा दीजिए, तो ये आपका 4 एडवर्स आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूँ इसको निकालने का। भाई इसको निकालने का और क्या तरीका है, और तरीका एक दूसरा ये है कि आपका जो रिकवरी का रेट था, रिकवरी का रेट कितना था 2.5, ठीक है। तो आपने रिकवर कितना कर लिया होगा, रिकवर कर लिया होगा आपने 26 इंटू 26 इंटू 2.5 रिकवर कर लिया होगा। मतलब अच्छा, ये और आसानी से समझते हैं। आपका जो स्टैंडर्ड रेट आ रहा है वो 2.5 है, एक्चुअल रेट क्या आ रहा है 69 डिवाइडेड बाई 26 है, यही आया। 69 लैक्स आपने खर्च किए हैं, 26 आपके आवर्स हैं, तो 69 डिवाइडेड बाई 26, तो दिस विल बिकम दिस 2.6538 ऐसे कुछ आएगा। तो आप देखो ये वेरिएंस अगर निकालना है तो ये कैसे आएगा, आपने रिकवर किस रेट से कराए थे, 2.5 के रेट से कराए थे, आपके एक्चुअल में खर्चा ज्यादा आ रहा तो एडवर्स आएगा ना। तो दिस विल कम 26 एक्चुअल घंटे के लिए 26 लैक्स, और आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है 2.5 माइनस 69 डिवाइडेड बाई 26 कर लीजिए आप। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 69 डिवाइडेड बाई 26, तो दिस विल बी 2.6538 है। और इसको माइनस 2.5 कर दीजिए, इंटू 26 करेंगे तो दिस विल बी, आप आंसर देखेंगे तो 3.9999 कुछ आ रहा है, विच इज एग्जैक्टली 4। तो ये 4 ऐसे भी आपका निकल के आ जाएगा, जो 4 इन्होंने यहाँ डायरेक्ट रखा हुआ है, तो ये निकल गया। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं। आपका फिक्स ओवरहेड बचा है, तो फिक्स ओवरहेड तो डायरेक्ट है, क्योंकि फिक्स ओवरहेड क्या है, वॉल्यूम से फर्क रखता नहीं। ये तो पीरियड का मामला है भाई, ये तो पीरियड के लिए बनाते हैं ना। तो हमने 80 इसमें था और 150 इसमें है, तो ये आपका एडवर्स हो गया इस बेस के इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम और रेट इन सब का तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिक्स तो पीरियड्स के लिए होता है, ठीक है। तो इस पीरियड के लिए आपका कितना फर्क हो गया, केवल ये दिस 70 एडवर्स कैसे आ गया, 70 एडवर्स आपका आएगा 150 माइनस 80, तो ये आपका 70 एडवर्स आ जाएगा। अच्छा अब इसको प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट के सामने, तो मैनेजमेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करें। देखो भाई आपका प्रॉफिट जो है वो 90 लाख आया हुआ है यहाँ पे, और ये पुराने साल का कितना है 40 लाख है। तो इस प्रॉफिट को रिकंसाइल कर देंगे वेरिएंसेस के हिसाब से। देखो कैसे किया इन्होंने, भाई प्रॉफिट ये 1987, ये एग्जाम जब ये किताब लिखी गई होगी तो इसमें ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये 2015 इन्होंने चेंज कर दिया है, तो यहाँ भी कर दें, हैं तो यहाँ इन्होंने किया नहीं, क्योंकि सवाल तो बहुत पुराना है। तो 40 लैक्स इनका पुराना प्रॉफिट था, इसमें सारे फेवरेबल वेरिएंस एक साथ जोड़ लो और एडवर्स वाले एक साथ रख लो, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट कंसाइल हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट लेवल की चीज है, मुझे लगता है मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस पे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लेवल की चीज है, आप खुद से कर सकते हैं मेरे हिसाब से, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आप देखो आपका ये पुराने साल का ये 2014 होगा बेसिकली, दिस विल बी 2014, ठीक है। तो 40 है, अब इसमें आपके फेवरेबल वेरिएंस ढूंढ लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी से। फेवरेबल वेरिएंस आपके देखो इसने जो दिए हैं प्राइस वॉल्यूम यूजेज प्राइस का, और ये किया है, तो देखो पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में फेवरेबल कौन कौन से हैं। एक तो देखो प्राइस का है और एक किसका है यूजेज का है, तो ये तो दोनों फेवरेबल हैं, ठीक है। तो 100 170। अच्छा मटेरियल वाले में देखो, मटेरियल वाले में कौन कौन से फेवरेबल हैं, एक तो यूज का है और एक आपका प्राइस का है, तो ये भी दोनों फेवरेबल हैं। तो आपने देखो एक यूज का डाल दिया और एक प्राइस का डाल दिया मटेरियल में, ठीक है। लेबर के फेवरेबल कौन कौन से हैं लेबर का एफिशिएंसी का फेवरेबल है केवल, है लेबर की एफिशिएंसी का फेवरेबल है, बाकी सारे एडवर्स हैं, तो ये फेवरेबल आपने यहाँ ले आए। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएंस फेवरेबल है, बाकी इसमें सारे ये एडवर्स हैं ये सारे,
तो आपने ये यहाँ डाल दिया 5, तो इनको जोड़ दिया, ये सारे फेवरेबल हैं आपके, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। लेकिन अब ये तो इसका सम हो गया जस्ट। अब एडवर्स वाले ढूंढ लो, एडवर्स वाले कौन कौन से हैं। जैसे इन्होंने किस किस का लिया हुआ है, मटेरियल के वॉल्यूम का वेरिएंस 50 है, मटेरियल के वॉल्यूम का वेरिएंस यहाँ कितना है, ये 50 एडवर्स है, ठीक है, तो ये लिख लिया, ओके। फिर लेबर का देख लो, वॉल्यूम का, रेट का, दोनों का एडवर्स है लेबर का, वॉल्यूम का और रेट का, लेबर का वॉल्यूम का भी एडवर्स है और रेट का भी एडवर्स है, 20 और 7, तो देखो इन्होंने 20 और 7 यहाँ लिख लिया। फिर वेरिएबल ओवरहेड के जो वेरिएंसेस हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम दोनों का एडवर्स है, देखो एक्सपेंडिचर ये रहा एक्सपेंडिचर का 4 और वॉल्यूम का ये एडवर्स है, ठीक है, तो ये लिख लिया यहाँ इन्होंने। और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट का तो ये एडवर्स है, ये 70, तो ये वाले आप इसमें से माइनस कर दो, तो आपका ये प्रॉफिट इस तरह से रिकंसाइल हो गया। तो ये तो जस्ट रिकंसाइलेशन की बात थी, रिकंसिलेशन की बात थी, तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। मेरे हिसाब से मैंने आपको वेरिएंस काफी डेप्थ और डिटेल में बता दिए हैं। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द मशीन शॉप ऑन एन एवरेज मंथ। तो इन्होंने आपका ये डाटा एक लिया हुआ है, कहीं से उठाया हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 25, नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे 8 हैं, और नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर कितने हैं, 16। तो आपका ये कहीं से बजट का इन्होंने डाटा लिया है, तो आप देखो कितने आवर बनते हैं इसके हिसाब से, आपके बनेंगे कितने आवर, 3200 आवर बनेंगे, 25 इंटू 8 इंटू 16, तो दिस विल बी 3200 आवर्स बनेंगे। एफिशिएंसी कितनी है, 1 स्टैंडर्ड आवर पर क्लॉक आवर। डाउन टाइम 20% है। फिक्स आपका जो है 15,360 है। ये बजट की बात हो रही है ये सारी, और वेरिएबल बजट आपका कितना है, 20,480 है। एक्चुअल डाटा सितंबर 85 के लिए कितना है, फिक्स ओवरहेड आपके 16,500 है, वेरिएबल ओवरहेड आपके 14,500 है। नेट ऑपरेटर कितना वर्क किया है, 1920 आवर किया है, और स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस किए हैं उसने, 2112 प्रोड्यूस किए हैं। ये एक्चुअल डाटा है। देयर वाज ए स्पेशल हॉलीडे इन द सितंबर 2015। अब ये इन्होंने यहाँ ये बेसिकली क्या मैं बताऊं, ये जब सवाल बना रहे हैं तो इतनी क्लैरिकल मिस्टेक देखनी चाहिए इनको। एनीवे चलो, फिर भी मटेरियल बहुत अच्छा है, ये हमें इसको यूज करना चाहिए। देयर वाज ए स्पेशल हॉलीडे इन सितंबर 2015 रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर। आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम ये है, लोगों को गाइड करना, लोगों को सलाह देना, उसको प्रेजेंट करके बताना है कि कॉस्ट के रेशो आपके क्या आ रहे हैं साहब, और एनालिसिस करके बताना वेरिएंस का, ठीक है। जो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डिसीजन देयर इज ऑलवेज ए सीएमए, उसका मतलब यही है कि यू हैव टू इनफैक्ट रिपोर्ट टू मैनेजमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर, जिससे कि वो उस पर एक्शन ले सकें, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट के रेशो बताने हैं 3 अपने मन से चुन के, और वेरिएंस के जो एनालिसिस उसको सेट करने हैं, उसको भी बताना है। तो देखो, अब इसको कॉस्ट रेशो तो मैंने आपको चलो बता ही देता हूँ मैं, कॉस्ट रेशो क्या होते हैं। देखो, जब भी एफिशिएंसी की बात आती है तो लेबर की बात आ जाती है, लेबर आवर की बात आ जाती है। तो एफिशिएंसी रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी रेशो ये होता है कि भाई आपके स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस हुए, लेबर ने कितने स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस किए, 2112 प्रोड्यूस किए, और काम कितने घंटे किया, 1920 घंटे। 1920 घंटे काम करके लेबर ने कितना प्रोड्यूस कर दिया स्टैंडर्ड आवर, 2112 प्रोड्यूस कर दिया, और काम कितना किया, 1920 घंटे ही काम किया। तो लेबर बहुत इफिशिएंट है, इसका मतलब भाई लेबर ने क्या, लेबर की आउटपुट ये हो गई, काम इतना ही किया। जैसे भाई मुझसे बताया गया कि तुम भाई एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 8 घंटे लगाओ, मैंने 6 घंटे में ही पढ़ दिया, तो मैं तो इफिशिएंट हूं ना। तो लेबर की जो आपका कॉस्ट रेशो है, एफिशिएंसी रेशो कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी रेशो निकलेगा आपका, आपने स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस किए, स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस कितने किए हैं, है ना, और एक्चुअल में काम कितने घंटे किया है, एक्चुअल आवर आपने कितने घंटे काम किया है। तो दिस विल बी 2112 डिवाइडेड बाय 19
20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, देखो इसको, ये रहा 110% आपकी जो है इफिशियंसी है लेबर की। एक्टिविटी रेशो क्या है? एक्टिविटी रेशो क्या है कि आपने स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस किए हैं, आपकी एक्टिविटी कितनी है, बजट के हिसाब से आपकी एक्टिविटी कितनी है। भाई आपने बजट तो बनाया था ये, और उसके हिसाब से आपने एक्टिविटी कैसे की, स्टैंडर्ड आवर कितने प्रोड्यूस कर पाए। बजट तो आपने कितने का बनाया था, बजट आप ये कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था कि 3200 आवर वहां निकल के आ गए थे, लेकिन आपका क्या है, लेकिन आप 80% एफिशिएंसी है आपकी, क्योंकि ये डाउन टाइम दे रखा था 20%। तो इसको करेंगे तो ये 2560 आ जाएगा, यानी कि बजट आवर जो आप काम कर सकते थे डाउन टाइम को छोड़ के, तो वो कितने थे, 2560 आवर्स हो सकते थे। और आपने आपने कितने प्रोड्यूस किए, स्टैंडर्ड बजटेड आवर 2112, मतलब 2112 ही आप प्रोड्यूस कर पाए। तो आपकी एक्टिविटी रेशियो कितना आएगा, ये आपका आएगा स्टैंडर्ड आवर आप कितने प्रोड्यूस कर पाए और बजटेड आपने कितने किए थे इस डाउन टाइम को छोड़ के। तो दिस विल बी योर 2112 डिवाइडेड बाई 2560, तो दिस विल कम अगेन 82%। ये रेशो बहुत आसान है। मुझे लगता है शायद आपने इंटर में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मुझे याद पता नहीं अब सिलेबस क्या है, पर ये बहुत ही आसान रेशो होते हैं। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है, कैपेसिटी को आपने कैसे यूटिलाइज किया, भाई कैपेसिटी को आपने कितनी कैसे यूटिलाइज, आपकी कैपेसिटी कितने की थी काम करने की, ये तो आपने एक्टिविटी बजट के हिसाब से आप कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, और यह कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई 2560 घंटे आप काम कर सकते थे हैं डाउन टाइम को छोड़ के, लेकिन आपने कितने घंटे काम किया, केवल 1920 घंटे ही काम किया। आपकी एफिशिएंसी तो ज्यादा है, लेकिन आपने काम कम घंटे किया, तो आपने कैपेसिटी कम यूटिलाइज की, यानी कि ये आपने कैपेसिटी यूटिलाइज जो की वो 75% ही कर पाए। तो ये आपका हो गया कैपेसिटी यूजेज का रेशो। ठीक है, कैपेसिटी यूजेज का रेशो, ये तो यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब हमारे पास क्या अवेलेबल था और हम क्या कर पाए। यूजेज का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते थे, मैक्सिमम क्या पॉसिबल हो सकता था, मैक्सिमम पॉसिबल 3200 हो सकता था, और हमारा चूंकि डाउन टाइम 20% है, आइडल कैपेसिटी हमारी 20% है, तो हम 2560 ही कर सकते थे, है ना। तो हमारा 80% इस तरह से ये कैपेसिटी यूजेज आ जाएगा। आइडल कैपेसिटी रेशो इसमें आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, 20% डायरेक्टली दिया हुआ है, चाहे आप 100% आपकी हो सकती है, उसमें से आपकी कैपेसिटी यूजेज रेशो कितने हैं, 80% ऊपर निकाले हुए हैं। और कैलेंडर रेशियो तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको 25 दिन अलाउड था काम करना, एक दिन छुट्टी पड़ गई, आपने 24 दिन ही काम किया, 25 दिन और 24 दिन का जो रेशियो है वो आपका 96% इस तरह से आपका आ जाता है। तो ये तो भाई आई थिंक आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। ये थोड़ा सा टेढ़ी सी खीर, टेढ़ी भी नहीं कहेंगे, आसान है वैसे तो। चलो इसकी बात करते हैं कि वेरिएंस का हम एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएंस का एनालिसिस कराने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे क्योंकि हमें वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। अब इसमें वेरिएंस क्या है, आपके फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड की बात ये कर रहा है। ठीक है, इन्हीं का वेरिएंस निकलेगा और किसका निकलेगा। तो इनके पहले स्टैंडर्ड रेट आप देख लो, स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेंगे आपके इनके यहाँ। भाई देखो, फिक्स ओवरहेड का जो रिकवरी रेट है वो निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, और वेरिएबल वेरिएबल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, या बजट के हिसाब से जो आपने बजट बनाया है, ठीक है, मशीन शॉप का। तो आ, ये कैसे निकलेगा भाई, आप देखो बजटेड आवर कितने अवेलेबल हैं आपके, अवेलेबल अवेलेबल बजटेड आवर तो कितने हैं, 3200 इंटू आपका 80% जो है वो है, तो ये कितने हो गए, 2560, जो मैंने निकाल के आपको बताए थे। तो आपका फिक्स ओवरहेड की जो आपका ये आपका कितना है, ये आपका कॉस्ट है। तो इसका रिकवरी रेट कितना होगा, मतलब इसे ऐसे लिखो, फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कितना होगा भैया, रिकवरी रेट होगा 15,360
डिवाइडेड बाई 2560, तो ये कितना हो गया आपका 6 रुपए पर आवर आपका आ गया। सिमिलरली आप वेरिएबल का निकाल लो, वेरिएबल का आपका क्या रेट आएगा, वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट। मैं चाहूं तो आपको वो टेबल भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप समझ लो हो क्या रहा है, 20,480 आपने ये आप खर्चा किया कितने घंटे के लिए, 2560 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये आपका रेट कितना आ गया, 8 रुपए। तो ये दो रेट आप याद रख लो कि आपका वेरिएबल ओवरहेड का रिकवरी रेट क्या है, 8 रुपए है, और फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट का रेट कितना है जी, आपका है 6 रुपए। चलो अब आगे चलता हूं मैं। देखो ये तो इन्होंने टेबल बना दी, ये 8 रुपए निकाला है वैसे इन्होंने, पर पता नहीं कहीं निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। 6 रुपए इन्होंने यहाँ भी यूज किया है ये फिक्स ओवरहेड का, लेकिन ये कैसे निकाला क्या किया ये इन्होंने बताया नहीं है। चलो एनीवे, हम क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल देते हैं। तो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा भैया, है? तो जब भी एफिशिएंसी की बात करते हैं भाई, हम कितना एफिशिएंट है ये हमें बताना है। सबसे पहले तो मुझे क्या ढूंढना है, मैं कितना एफिशिएंट हूँ। इफिशिएंसी की जब बात आती है तो आवर्स में चले जाएगा मामला। भाई आपको कितने बजटेड आवर प्रोड्यूस कर दिया आपने बजटेड आवर प्रोड्यूस कर दिए 2112, और घंटे कितने लगाए 1960, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट मैंने निकाल ही लिया था 8 रुपए पहले से ही, तो ये आपका एफिशिएंसी का वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1212 माइनस 1960, नहीं 1920 था ये, 60 नहीं था, 1920 है ये, 60 नहीं 1920। ऐसे लिख लो 8 इंटू 2112 माइनस 1920। तो ये तो मेरी एफिशिएंसी का वेरिएंस आया जो फेवरेबल है। ये कितना आ रहा है सर, कैलकुलेट करेंगे तो 1536 रुपए ये फेवरेबल आ रहा है। तो ये इनका भी आ रहा है, देखो ये आ रहा है। मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ये तुम्हें टेबल रटवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और बजट का वेरिएंस कैसे निकालेंगे भाई, आपने बजट जो किया था, आपने बजट में क्या देखो भाई, आपने घंटे कितने काम किया, 1920 काम किया। आपने रिकवरी किस रेट से कराई, 8 रुपए के हिसाब से कराई। आपको रिकवरी एक्चुअली किस रेट से करानी थी, एक्चुअल में रिकवरी आपको किस रेट से करानी थी, ये बताओ। देखो एक्चुअल का डाटा वहां ऊपर दिया हुआ था, उसमें आपको 14,520 रुपए 14,520 रुपए आपके खर्च हुए थे, 14,520 रुपए खर्च हुए थे। ये फिगर मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा। और घंटे कितने आपने लगाए, एक्चुअल में 1920 लगाए। ये बेसिकली इस हिसाब से एक्चुअल रिकवरी होनी चाहिए थी। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका अगर इसको कैलकुलेट कर लो तो ये 1920, ये 8 आएगा और ये कुछ कम आएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये पॉइंटों में आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 860 आ जाएगा। तो ये 860 हमारा भी आ रहा है, ठीक है, ओके, और इनका भी आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ दो तो कॉस्ट का वेरिएंस बन जाता है। और कॉस्ट का वेरिएंस बनाने के लिए आप ये देखो 14,500 इन्होंने यहाँ दिए भी हुए हैं, ये आपके जो एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर जो दिए हुए हैं। और 14,520 ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ कि 14,520 में देखो ऊपर से ले रहा हूँ, यहाँ से लिया होगा, ये रहे 520 नहीं लेना, वो 14,500 ही है, वो गलत कर दिया मैंने, वो 14,500 ही है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। वो 14,500 ही है, राइट। तो ये बजट वाला मैं दोबारा करा देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रही है। ये मैंने क्या कहा कि बजट का कैसे निकालेंगे, देखो बजट का कैसे निकालेंगे भाई, मैंने 1920 घंटे काम किया, रिकवरी किस रेट से कराई, 5 की रेट से, 8 रुपए की रेट से कराई। और रिकवरी कितनी करानी थी, 14,500 डिवाइडेड बाई 1920, ये एक्चुअल में हुआ। तो यही बजट कितना मतलब मैंने ठीक नहीं बनाया, यही बात बता रहा वो। तो फेवरेबल है वैसे तो ये,
तो देखो इसको सॉल्व करते हैं कायदे के। तो ये आपका ऐसे आएगा 8 माइनस 7.5520 और इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के भी कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा इसमें 860 रुपए। ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल आ रहा है जो हमारा भी आ रहा है। ठीक है, और कॉस्ट का वेरिएंस तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। भाई आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी 14,500 और स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी कितनी लगनी चाहिए थी, ये लगनी चाहिए थी 16,896। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका ये 2396 फेवरेबल आपका आ जाएगा। तो ये तो वेरिएबल ओवरहेड का तो ये आपने निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स ओवरहेड में आपको मैं लेके चलता हूँ। फिक्स ओवरहेड के जो वेरिएंस है वो कैसे निकलेंगे, देखो इसमें कहो तो मैं इनके हिसाब से ही समझा देता हूँ और कहो तो मैं आपको अपने हिसाब से समझा देता हूँ, जैसे जैसे आप समझना चाहो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। देखो रेट तो मैंने आपको निकाल के बताया था। रेट कितना था इसका, जो हमने बजटेड रिकवरी का रेट निकाला था, फिक्स वाले का कितना आया था हमारा 6 रुपए आया था ना। फिक्स वाले का कितना आया था हमारा 6 रुपए हमने निकाला था, है ना। फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि हमारा रिकवरी का रेट क्या है, क्योंकि मैं इस टेबल टूबल के हिसाब से तो करता नहीं। फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट ये मैंने आपको निकाल के दिया था, 6 रुपए पर घंटा आ रहा था। ठीक है, अब इसमें एफिशिएंसी का वेरिएंस निकाल लो आप। एफिशिएंसी का वेरिएंस कैसे निकलेगा, वो सिंपल वही है, मैं कितना एफिशिएंट हूँ। भाई 6 रुपए का रेट है और मैं इतने घंटे प्रोड्यूस कर दिए मैंने, और मैंने काम केवल कितने घंटे किया, 1920 घंटे ही किया, है ना। तो मैं कितना एफिशिएंट हूँ, मैं इतना एफिशिएंट हूँ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2112 माइनस 1920, राइट। 192 आ गया, इंटू 6 करेंगे तो दिस विल बी 1152। ये फेवरेबल आ गया क्योंकि मैं एफिशिएंट हूँ। भाई मैंने कम घंटे काम करके ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, कैपेसिटी का वेरिएंस कैसे निकलेगा, कैपेसिटी का वेरिएंस इसके लिए देखो इन्होंने रिवाइड आपने क्या निकाला है, रिवाइड बजटेड आवर। रिवाइड बजटेड आवर आपने क्यों निकाले हैं, क्योंकि आपकी आपने 25 दिन के लिए प्लान किया था, एक छुट्टी पड़ गई, 24 दिन का काम हुआ। तो जो 2560 घंटे हमारे आ रहे थे, 2560 घंटे जो आ रहे थे ना, क्योंकि 3200 घंटे तो मैक्सिमम हो सकते थे, इसमें हमारा डाउन टाइम 20% है, यानी कि 80% एफिशिएंसी पे हमने काम किया, तो ये 2560 आ गया। लेकिन हमें रिवाइज करना पड़ेगा, एक्चुअली एक छुट्टी पड़ गई ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 25 कर दो इसको, तो ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर आ जाएंगे, हैं रिवाइड बजटेड आवर मतलब। तो 2560 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24, तो दिस विल बिकम 2457.6। ये ऐसे आएगा, ये वाला जो आपका आएगा ना, ये जो आपका आ रहा है ये ऐसे आ रहा है। तो कैपेसिटी का वेरिएंस कैसे निकलेगा कि आपकी जो ये आपकी रिवाइड बजटेड आवर जो है, रिवाइड बजटेड आवर और आपका इसमें कितना फर्क आ रहा है। तो ये कितना फर्क आ रहा है कैपेसिटी के हिसाब से, भाई स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर आपने कितना किया है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर, और रिवाइड कैपेसिटी में आपका क्या फर्क है, रिवाइड जो बजटेड आवर आपने लिए हैं उनका फर्क बेसिकली आ जाएगा। तो इसको आप यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर मोटे तौर पे और ढंग से मोटे तौर पे समझा देता हूँ। मोटे तौर पे कैसे करना है कि भाई आपको ये स्टैंडर्ड गलत बन गया था ना एक तरह से, भाई 25 दिन के लिए बनाया था हमने, तो 24 दिन ही, एक तो छुट्टी पड़ गई ना, तो फिर रिवाइज करना पड़ेगा ना अपने स्टैंडर्ड को। तो आपने ये कैपेसिटी कैसे कितनी कितनी अपने अच्छे से यूटिलाइज की, भाई आप इतना कर सकते थे और आपने इतने घंटे ही काम किया, तो आपकी कैपेसिटी कम यूटिलाइज हुई, यानी कि एडवर्स आ जाएगा इस तरह से अगर समझेंगे तो आप। भाई ये आपको करना चाहिए था रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपने इतने घंटे किया, तो 6 रुपए का रेट है, 6 रुपए का रेट है, और आप कितना कितना आपने किया, 1920 ही किया, और 2457.6 आप कर सकते थे। ठीक है, 2457.6 कैसे आया था, जो कि आपको 3200 मैक्सिमम पॉसिबल था, 80% आपकी
जो क्योंकि 20% डाउन टाइम था, तो ये आपका 2560 आवर्स आ रहे थे। और 2560 जो आवर्स आ रहे थे वो कितने दिन के लिए आ रहे थे, कितने दिन थे उसमें, 25 दिन, ठीक है। लेकिन आपने तो 24 दिन काम किया, एक तो छुट्टी पड़ गई, तो इसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा आपको, अपने बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो 2560 इंटू 24/25 अगर करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। तो इससे अगर करेंगे तो आपका ये कैपेसिटी का वेरिएंस आ जाएगा 6 इंटू, इसको ब्रैकेट में देखिएगा, ये एडवर्स आएगा आपका, क्योंकि आपने कम घंटे काम किया है। स्टैंडर्ड बजट के हिसाब से आप ज्यादा कर सकते थे। तो ये आपका आ गया 2457.6 माइनस 1920, राइट। और इसको मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो दिस विल बिकम 3225.6। तो इन्होंने ये 333226 इन्होंने कर दिया, जो कि एडवर्स है। तो चलो अब फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस निकालते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इन्होंने तो ये टेबल से निकाल दिया, आप चाहे तो टेबल का 3-4 जो ये करते रहते हैं वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं और तरीका आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका कैसे है भाई, आपने कैलेंडर कैसे अच्छे से यूज किया, ये बात हमें देखनी है, उसका वेरिएंस ढूंढना है। तो आपका जो कैलेंडर का वेरिएंस है, उसके लिए कैलेंडर के वेरिएंस के लिए आपका देखिए रेट कितना है। रेट आपका है 6। ये तो आपने, ये कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। 6 आपके जो 2560 आवर्स थे, 2560 आवर्स आपके बन रहे थे, है ना। और ये 2560 जो बने थे 25 दिन के लिए थे, लेकिन आपने तो कितना काम किया, 24 दिन ही काम किया। तो 2560 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25, इसको कर देंगे तो ये आपका आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 614 जब आपका आंसर आएगा, जो कि एडवर्स आएगा, 614 एडवर्स आएगा। इसको ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए आप, तो आपका ये आपका एडवर्स आ जाएगा। अच्छा, अगला है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम की वजह से कितना वेरिएंस हो गया आपका, वॉल्यूम घंटे का वॉल्यूम। आप देखो ये कैसे निकालेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, ये वाला, इसमें आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। 6 आवर आपका स्टैंडर्ड, 6 रुपीज आपका स्टैंडर्ड रेट है, और आपका जो वॉल्यूम आप कर पाए 2112 घंटे कर पाए, और कितना कर सकते थे आप, 2560 कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा 1212 माइनस 2560, तो इसको ये भी एडवर्स आएगा 2688, ये भी एडवर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगा। और बजट का तो सिंपल आप निकाल ही सकते हैं भाई। बजट का वेरिएंस आपका क्या है, आपके एक्चुअल जो कॉस्ट आई है 16,500 आई है, ठीक है। कितनी आई है, 16,500। और एग्जैक्टली आपको जो 2560 घंटे थे उसके हिसाब से इसको देखना है कि हमने बजट आपने जो किया था भाई, आपको पता ही था कि 80% पे तो हम काम करेंगे, तो ये तो पता ही था कि आप 2560 घंटे कर पाएंगे, है ना। 2560 घंटे इंटू आपने 6 रुपए का रेट लगाया, तो ये होना चाहिए था और लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 16,500 हुआ आपका। तो इन दोनों को अगर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका अगेन आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए, इसको ये कैलकुलेट करके देख लेंगे। 2560 इंटू 6 माइनस 16,500, ठीक है, 16,500। तो इसको कैलकुलेट कर, तो ये आपका आएगा 15,360 माइनस 16,500, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1140 एडवर्स हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया आपका, 1140 एडवर्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ निकल के आ गया। और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट का वेरिएंस, चाहे तो आप इनको आप जोड़ के निकाल दीजिए, चाहे आपके जो जो आपका ये ओरिजिनल 1212 घंटे के लिए 6 रुपए का रेट था और एक्चुअल दोनों का डिफरेंस ये निकल के आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाता है। देखो आप चाहे तो इस तरह के फॉर्मूले रट के कर सकते हैं, चाहे आप कॉन्सेप्ट समझ के कर सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ के करना चाहिए, मेरी ऐसी समझ है और सोच है, और मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर एक
बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप रटन विद्या से दूर रहेंगे। ठीक है, आई बिलीव आई एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अब अगली क्लास में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।